नेपाल के राजशाही की पुकार यहाँ पर सामने आ रही है। दरअसल अपने अतीत को दोबारा गले लगाने की चाह यहाँ पर अब नेपाल में नजर आ रही है। वो अतीत जो आज आपको इन राजाओं के जरिए नजर आ रहा होगा। नेपाल के वो राजा जिनके हाथ में ये सत्ता रही। अब नेपाल एक ऐसे कल की तलाश में है जिसमें लोग फिर कह सकें हमारा राजा ही हमारा भगवान है। जी हाँ, आज नेपाल जल रहा है, सुलग रहा है। वो चिंगारी किस तरह से आग के तांडव में नजर आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा रहा जब इन्हीं राजाओं ने सत्ता को संभाला और ये राजशाही लगातार बढ़ती चली गई, जिसकी फहरिस्त यहाँ पर शुरू होती है पृथ्वी नारायण शाह से, यानी कि पहले राजा, फिर दूसरे राजा प्रताप सिंह शाह और फिर राणा बहादुर शाह। और उसके बाद ये सिलसिला इन्हीं राजाओं से होकर गुजरता है और सत्ता नेपाल की इन्हीं राजशाही से होते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच नेपाल में राजा को भगवान मानने की जो परंपरा है उसे यहाँ पर आज समझ लेते हैं, क्योंकि ये महज तस्वीरें नहीं हैं। नेपाल की जनता का विश्वास इनसे धर्म और आस्था से लेकर हमेशा से जुड़ा रहा है। ये इनकी संस्कृति की सबसे बड़ी धरोहर रही है और सदियों तक आप देखिए ये धारणा रही है कि राजा सिर्फ एक शासक नहीं बल्कि धरती पर भगवान विष्णु का अवतार है। यानी जिन राजाओं को इस वक्त आप इस लंबी फहरिस्त के जरिए देख पा रहे हैं, जिनकी तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, जिन्हें पृथ्वीवीर विक्रम शाह, जिनमें ये सभी राजा धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, सत्ता को संभालते चले गए, ये महज राजा नहीं बल्कि इनके पीछे माना गया कि ये धरती पर भगवान विष्णु का अवतार है। घर घर में इनकी तस्वीरों ने, आस्था ने जगह बना ली और लोगों का विश्वास था कि जिस तरह भगवान ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से राजा उनके देश और प्रजा की रक्षा करते हैं। चेहरे बदलते गए, सत्ता की कमान यहाँ पर बदलती गई और देखिए धीरे धीरे एक बड़ा बदलाव आता रहा। पृथ्वी नारायण शाह से लेकर बाद के राजाओं तक इसी विचारधारा को लगातार यहाँ पर मजबूती मिलती रही। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी समझिए कि किस तरह से हर तीज, हर त्योहार, हर दरबार और पूजा में राजा का नाम जो है वो भगवान के साथ लिया जाता था। राज दरबार के सामने प्रजा हाथ जोड़ती थी तो वो सिर्फ एक शासक के सामने नहीं बल्कि अपने ईश्वर के सामने नतमस्तक होती थी। और यही तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आती रही, यानी कि भगवान का दर्जा इन्हें यहाँ पर दिया जाता रहा। नेपाल की हिंदू बहुल समाज व्यवस्था ने भी इस सोच को पोषित किया, यानी धर्म और सत्ता आपस में यहाँ पर हमेशा से गुथे रहे। ये सिर्फ राजा ना होकर भगवान का अवतार माने जाते रहे और यही कारण है कि जब भी लोग मंदिर जाते थे या कोई भी राजकीय समारोह होता था, राजा की छवि एक देवता जैसे, एक देव जैसे यहाँ पर दिखाई देती थी, जिनकी ये फहरिस्त आगे बढ़ती चली गई। अब आप देखिए नेपाल का राजा जो है वो लोगों के लिए सिर्फ शासन करने वाला इंसान नहीं था बल्कि आस्था, परंपरा और पहचान का यहाँ पर ये सभी जो राजा थे वो प्रतीक बनते चले गए। इसलिए जब तक राजशाही रही, राजा को भगवान की तरह यहाँ पर पूजा जाता था। अब आप समझिए पिछले 1.5 दशक में क्या हुआ। 1.5 दशक में सरकारें एक एक करके गिरती रही। साल 2008 के बाद से तो इतनी सरकारें आई और गईं कि कभी किसी ने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। नेता आते जाते रहे, संसद में बहस होती रही, सड़कों पर विरोध होता रहा, लेकिन जनता की जिंदगी वहीं की वहीं रही। हालांकि विश्वास यहाँ पर अब भी अपने राजाओं पर बरकरार रहा, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया था, उसने हर किसी के अंदर अब राजशाही का सपना दोबारा से भर दिया था। और इसी भरोसे, इसी टूटे हुए भरोसे से जन्म ली राजशाही। जी हाँ, राजशाही की मांग सामने आती है, क्योंकि लोग कहते हैं जब राजा थे तो देश स्थिर था, धर्म और संस्कृति की रक्षा होती थी, नेपाल की दुनिया में अलग पहचान थी, एक हिंदू राष्ट्र की पहचान। आज लोगों का गुस्सा यहाँ पर बढ़ रहा है और इन राजाओं की याद जो है यहाँ पर हर किसी के जहन में बार बार रहकर जिंदा हो रही है कि काश ऐसा वक्त राजशाही का लौट आए। राजा आउनु पर्छ, यानी कि दोबारा से राजा यहाँ पर आना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि हमें फिर से राजा चाहिए और ये मांग सिर्फ राजनीतिक नहीं है बल्कि इस मांग को आप इन राजाओं के जरिए समझिए कि किस तरह से ये सुरक्षा की मांग है, ये स्थिरता की मांग है, ये मांग उस विश्वास की है जिसमें लोगों को लगता है कि अगर फिर से यही राजशाही वापस आती है तो लोकतंत्र ने जो सब कुछ उनसे छीन लिया है वो दोबारा से वापस आ सकता है। यानी कि
नेपाल के लिए राजशाही की पुकार दरअसल अपने अतीत को दोबारा से गले लगाने की चाह है। वो अतीत जो इन राजाओं के जरिए यहाँ पर सामने आती है, वो अतीत जिनमें इन राजाओं को लेकर एक विश्वास नजर आता है, वो अतीत जिनमें शुरुआत यहाँ पर पृथ्वी नारायण शाह से होती है और आखिर तक चलते चलता सत्ता परिवर्तन की वो लहर नजर आती है जिसमें राजशाही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे कल की तलाश है जिसमें नेपाल की जनता कह सके कि हमारा राजा ही हमारा भगवान है, यानी कि उनके लिए ये राजा महज आज भी इन तस्वीरों का हिस्सा नहीं है, सिर्फ किसी सत्ता की एक कमान का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये राजा जिनमें इनकी पहचान भगवान के तौर पर दिखाई दी है, यही अब इनका कल है। आज इसलिए मांग राजशाही की उठ रही है। नेपाल की राजशाही की कहानी देखिए, दरअसल शाह वंश से शुरू होती है। वो शाह वंश जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया, इसी से शुरुआत होती है और फिर गोरखा के राजा पृथ्वी नारायण चौहान शाह को आधुनिक नेपाल का संस्थापक यहाँ पर माना जाने लगता है, जिन्होंने 1768 में काठमांडू घाटी को जीतकर छोटे छोटे राज्यों को एक किया और नेपाल को यहाँ पर पूरी तरह से एकत्रित यहाँ पर किया गया। देखिए, लेकिन इस बीच इसके बाद उनकी गद्दी पर उनके उत्तराधिकारी बैठे, यानी कि धीरे धीरे सत्ता परिवर्तन यहाँ पर होता रहा। राजाओं के वो चेहरे यहाँ पर सामने आते रहे जो एक एक करके बदलते रहे। अब उसी शाह वंश से पृथ्वी नारायण शाह के बाद उनके बेटे प्रताप सिंह शाह राजा बने, लेकिन उनका शासन बहुत ज्यादा लंबा नहीं चल सका। उनके बेटे रण बहादुर शाह तक भी ये पूरी सत्ता की बागडोर पहुंची और रण बहादुर शाह अपने वक्त के विवादित और रंगीन व्यक्तित्व वाले राजा माने जाते थे, यानी कि जिन राजाओं को यहाँ पर सराखों पर बैठाया गया उनके भी अलग अलग स्वरूप यहाँ पर जनता के सामने आने लगे। इसके बाद उनके नाबालिग बेटे गिरवन युद्ध विक्रम शाह को भी गद्दी पर बैठाया गया। उसके बाद ये सत्ता परिवर्तन यहाँ पर कुछ इस तरह से चलता चला गया। लेकिन आप देखिए किस तरह से फिर गिरवन युद्ध विक्रम शाह के निधन के बाद राजेंद्र विक्रम को यहाँ पर राजा बनाया गया, यानी कि ये प्रोसेस जो था वो एक के बाद एक आगे बढ़ता तो चला गया और फिर बात आ गई राजेंद्र विक्रम शाह पर। उनके बाद आपको बता दें कि शासनकाल में अंग्रेज़ों से नेपाल का सामना भी हुआ, वो तस्वीर भी सामने आई जहां सुगोली संधि हुई और इसके बाद नेपाल ने बड़े भूभाग अपने खो दिए। ये एक लंबी कहानी है क्योंकि आगे चलकर राजेंद्र विक्रम शाह को यहाँ पर उसके बाद उनके बेटे सूर्य विक्रम शाह और फिर प्रिय विक्रम शाह यहाँ पर गद्दी संभालते नजर आए, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक वो टिके नहीं। इसके बाद त्रैलोक्य विक्रम शाह और रणोदीप सिंह शाह जैसे नाम सामने आए जिनके हाथ में वास्तविक सत्ता तो थी, लेकिन धीरे धीरे राणा शासकों के हाथ में ये चली गई थी। यानी कि जो अंदर खेमे ये पूरी तस्वीर राजाओं के बीच में खींचतान के तौर पर चल रही थी, वो भी नेपाल की जनता देख रही थी। लगभग 100 साल तक राणा प्रधानमंत्री वास्तविक ताकत यहाँ पर बने रहे और ताकत इनके हाथ में आई और फिर गई, लेकिन शाह वंश के राजा सिर्फ नाम मात्र के शासक रह गए। 20वीं सदी का जिक्र करते हैं जिसमें राणा शासन का अंत हुआ और राजा त्रिभुवन ने फिर से राजशाही की प्रतिष्ठा को यहाँ पर वापस किया। और जब ये आगे बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आए, आते हुए यहाँ पर नजर आए, तो फिर एक बार नेपाल को वही सत्ता हासिल हुई। त्रिभुवन के बाद उनके बड़े बेटे महेंद्र नेपाल के राजा बने और राजा महेंद्र ने लोकतंत्र को खत्म कर पंचायती व्यवस्था यहाँ पर शुरू कर दी, जिससे सारी ताकत वापस दरबार के हाथ में आ गई। महेंद्र के बाद उनके बेटे वीरेंद्र राजा बने। राजा वीरेंद्र को अपेक्षाकृत आधुनिक और जनता से जुड़ा हुआ माना गया, लेकिन 2001 में दरबार हत्याकांड ने सब कुछ बदल दिया। उस घटना ने राजा वीरेंद्र और उनका परिवार पूरी तरह से यहाँ पर ख़त्म कर दिया। यानी कि जो तस्वीर यहाँ से निकलकर सामने आई उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। पूरे विश्व ने देखा कैसे अंत हो गया एक परिवार का। और इसके बाद उनके भाई ज्ञानेंद्र गद्दी पर बैठे। ज्ञानेंद्र नेपाल के आखिरी राजा साबित हुए। उनके शासनकाल में लोकतंत्र की मांग और माओवादी आंदोलन ज़्यादा तेज हो गया। लेकिन साल 2008 में नेपाल की संसद ने राजशाही खत्म कर दी और नेपाल एक गणराज्य बन गया। देखिए, इस तरह शुरुआत पृथ्वी नारायण शाह से हुई और अंत ज्ञानेंद्र शाह पर आकर रुका। यानी कि ज्ञानेंद्र शाह जिनकी तस्वीर इस वक्त यहाँ पर आपके सामने है।
राजशाही क्या होती है, इसके साथ अब आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आपने इन तस्वीरों को यहाँ पर बहुत गौर से देखा, बहुत गौर से समझा। शुरुआत जहाँ पर फर्स्ट किंग ऑफ नेपाल यानी कि पृथ्वी नारायण शाह से हुई और ये सिलसिला आगे बढ़ा, जिन्हें भगवान की श्रेणी में यहाँ तक रख दिया गया, भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया। लेकिन आज राजशाही की वापसी यहाँ पर हो रही है, या हो सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये मांग की जा रही है कि राजा आउनु परछा यानी कि राजा को वापसी यहाँ पर करनी चाहिए, ये उनकी मांग है। लेकिन राजशाही को आप समझिए, जब किसी देश पर शासन करने का हक सिर्फ एक ही परिवार के राजा या रानी को होता है, उसे राजशाही कहते हैं। यानी राजा या रानी ही देश के सबसे बड़े शासक माने जाते हैं। इसमें भी आप समझिए, राजशाही दो तरह की होती है। निरंकुश राजशाही यानी इसमें राजा या रानी की बात ही कानून होती है, पत्थर की लकीर होती है, उनके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जनता को बहुत कम यहाँ पर अधिकार होता है, या फिर बिल्कुल अधिकार मिलते ही नहीं है। इसके अलावा दूसरी होती है संवैधानिक राजशाही। ये पहली वाली से कैसे अलग है, ये समझिए। इसमें भी राजा रानी होते हैं, सिर्फ नाम के शासक होते हैं। ये असली शासन जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार करती है। राजा रानी की भूमिका सिर्फ परंपरा और सम्मान के लिए यहाँ पर होती है। ये यहाँ पर दोनों के बीच का एक बड़ा अंतर सामने आता है। वैसे निरंकुश राजशाही जहाँ राजा सिर्फ प्रतीक हो और सरकार जनता की हो, संवैधानिक राजशाही नेपाल में राजशाही की शुरुआत ही यहाँ पर आपको बता दें कि गोरखा नरेश पृथ्वी नारायण शाह से मानी जाती है, जिन्होंने ये पूरा कार्यकाल आगे बढ़ाया। और फिर करते करते सारी ये तस्वीर यानी कि जिन दो राजशाही का जिक्र कर रहे हैं, वो नेपाल की जनता ने इन सभी राजाओं के जरिए यहाँ पर देखी। लेकिन एक बार फिर से अब मांग की जा रही है कि राजशाही यहाँ पर वापस आनी चाहिए। वैसे 1951 को नहीं भूलना चाहिए, जब राणा शासन का अंत होता है और राजा त्रिभुवन ने फिर सक्रिय राजशाही को आगे बढ़ाया। और 1960 में तो राजा महेंद्र ने लोकतांत्रिक सरकार को भंग कर दिया और पंचायत व्यवस्था शुरू कर दी, जिसमें सारी ताकत फिर राजा के पास आ गई। यानी कि एक बार फिर सत्ता जो है नेपाल की, वो राजाओं के हाथ में आ गई। और 1990 में तो एक जन आंदोलन होता है, जनता सड़कों पर उतरती है, तब जाकर नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र बनता है। और यानी कि राजा बने रहेंगे, लेकिन असली सत्ता संसद और सरकार के पास चली गई। इसके बाद भी असंतोष बढ़ता गया, माओवादी आंदोलन तेज हुआ, जैसा हमने आपको बताया। साल 2006 के जन आंदोलन ने सब कुछ बदल दिया। 2008 में तो नेपाल की संसद ने औपचारिक रूप से राजशाही खत्म कर दी और नेपाल दुनिया का नया गणतंत्र बन गया। यानी कि शुरुआत 1768 से हुई और अंत 2008 में हुआ। पर आज नेपाल एक बार फिर से जल रहा है, वो राजशाही की मांग कर रहा है। वो कह रहा है कि वही पुराना वक्त चाहिए, वही पुराना काल चाहिए, जहां राजा हुआ करते थे, जहां राजशाही चलती थी और कम से कम उन्हें बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपनी जिंदगी के विकास के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। हालांकि ये बातें आज के वर्तमान युग में राजा रानी की उन कहानियों से निकलकर कितना गले से नीचे उतरती है, वो फैसला यहाँ पर नेपाल की जनता और नेपाल में आने वाली वो सरकार, नेपाल की राजनीतिक पार्टियां करेंगी। भले ही इस वक्त आर्मी चप्पे चप्पे पर नजर आ रही है, लेकिन लोगों की मांगों का ये सिलसिला अब और ज्यादा आग पकड़ता हुआ, तूल पकड़ता हुआ नजर आ रही है कि राजशाही की वापसी यहाँ पर होनी चाहिए।